हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि साइंस के टॉप 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम के में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो इसके लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद नहीं तो आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात। निर्वात में जो होता है प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ठीक है, और ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी की कमी से, जिसको कि सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है और ये बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, वहीं बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो विटामिन ए में जो है इससे रतौंधी रोग होता है। वहीं बात की जाए विटामिन बी से, तो इससे बैरी बैरी रोग होता है। और विटामिन सी से इससे स्कर्वी रोग होता है, जो कि दांत में मसूड़ों से खून आना इसका कारण होता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आवेश की एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम्ब। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसको नग्न बीजी होते हैं। इनमें से क्या, जैसे पाइकस, गाजर, गेहूं और नींबू, इसमें से क्या नग्न बीजी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइकस। पाइकस, ठीक है, इसको अनावृत बीजी भी कहते हैं। ठीक है, इसको साइकस के भी नाम से जाना जाता है, अनावृत बीजी भी कहते हैं। ठीक है, ये नग्न बीजी होते हैं। चलते अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पेंडुलम का झूलना। तो एक पेंडुलम जो होता है इस तरीके का, इसका झूलना जो होता है, इसका मूवमेंट जो करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पेंडुलम का झूलना। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा या फिर एक घूमता हुआ पहिया। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि कौन अधिक काम करता है। तो जानते हैं कि W बराबर वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस, यानी
W क्या होता है, वर्क होता है, F क्या होता है, फोर्स, और S होता है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो विस्थापन होती है, तो वो सबसे ज़्यादा विस्थापन बंदूक की एक चलती हुई गोली में होती है। ये सबसे ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। वहीं बात की जाए गतिशील पत्थर, तो ये आप इसको कितना दूर फेंक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक। एक उठाया हुआ हथौड़ा, ये भी ज़्यादा दूर विस्थापन नहीं हो सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, इसको आप घुमा के छोड़ देंगे तो यह थोड़ा ही देर जाकर वापस से गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बंदूक की गोली चलाएंगे तो ये बहुत दूरी तक निशाना भेज सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि 10 प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो क्या कह रहा है, इससे होकर प्रभावित होने वाली धारा की गणना कीजिए। धारा मतलब क्या होता है, करंट। आर आई बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये ओम होता है कि V बराबर आई आर, ये फॉर्मूला होता है। V क्या होता है, वोल्ट, आई क्या होता है, करंट, आर होता है रेजिस्टेंस। तो क्या बोल रहा है, इसमें गणना किसका करना है, तो धारा की। तो यानी हो जाएगा ये आई बराबर V अपॉन आर। तो यहाँ पर वोल्ट क्या है, 140, अब बटे में प्रतिरोध यानी आर रेजिस्टेंस कितना है 10। तो ये ऊपर 0 0 खत्म, तो बच गया 14, यानी हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए 14 एम्पेयर, यानी 14 एम्पेयर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। V बराबर आई आर, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है ओम्स नियम का, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि जब एक नाभिक मतलब जो नाव चलाने वाला होता है, जब एक नाभिक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है ना। तो यह उदाहरण जो है न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, ठीक है। तो ये नियम जो है ये गति का तीसरा नियम होता है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया, आप किसी दीवार को धक्का मारते हैं तो आपको भी उधर से उतने ही फोर्स से रिटर्न बैक होता है, जिससे आपको हाथों में चोट का आभास होता है, ठीक है। तो उसको गति का तीसरा नियम कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि मानव हृदय के ऊपरी दो होगा यहाँ पर, ठीक है, ऊपरी दो कक्षों को क्या कहा जाता है। मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलिंद। क्या कहा जाता है, अलिंद। मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को अलिंद कहा जाता है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि तापमान जिस प्रकार थर्मामीटर से उसी तरह संबंधित है जैसे इसमें से क्या कैलोरी, रंग, पेंट या इंद्रधनुष कैलोरीमीटर से संबंधित होगा। तो इसका ऑप्शन, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, यानी कि तापमान थर्मामीटर से उसी तरह से संबंधित है जैसे कि कैलोरीमीटर से संबंधित है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो देख लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन में कार्बन और इनमें से क्या ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन, यानी जीवाश्म ईंधन में कार्बन और क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन में क्या पाया जाता है, कार्बन और तो कार्बन किसका फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन पाया जाता है ना जीवाश्म ईंधन में CH4 मीथेन। तो C क्या होता है, कार्बन हो गया, तो कार्बन देखिए यहाँ कार्बन C से कार्बन हो गया, H क्या हो गया, H फॉर हाइड्रोजन हो गया। तो क्या हो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।